स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज. They are also responsible for the production of some hormones. Look at the figure 8.11 and identify the various organs in the female reproductive system. Female germ cells या eggs ovaries में बनता है। फीमेल जर्म सेल्स या एग्स कुछ हार्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिगर 8.11 को हम लोग अब देखेंगे और उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये फिगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जिसमें ये जो आपको ओवल शेप का दिख रहा है इसे ओवरी कहा जाता है और ये ओवरी लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में भी होता है। ओवरी के बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दोनों ही साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, इसे ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब कहा जाता है। और ओविडक्ट या फिलिपियन ट्यूब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में आकर के खुलता है जिसे यूट्रस कहा जाता है। और यूट्रस के बाद ये पैसेज जो आपको दिख रहा है इसको सर्विक्स कहा जाता है और सर्विक्स के थ्रू यूट्रस वेजाइना में खुलता है। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. On reaching puberty, some of these start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries. The egg is carried from the ovary to the womb through the thin oviduct or fallopian tube. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. The uterus opens into the vagina through the cervix. ये आपको पहले ही बता चुके हैं। इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब गर्ल जन्म लेती है उस समय भी उसके ओवरीज में हजारों इमेच्योर एग्स होते हैं। जब गर्ल प्यूबर्टी एज में पहुंचती है तो उस समय इन हजारों एग्स में से कुछ एग्स मैच्योर होने लगता है। हर एक मंथ किसी एक ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होता है। यह एक ओवरी से ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के थ्रू वोम्स तक चला जाता है। वोम्स का मीनिंग होता है यूट्रस। दो ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स कंबाइन होकर के एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है। एक बार हम लोग फिर से डायग्राम को देख लेते हैं। ये दोनों ओवरी है। ओवरी के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओवरी के ऊपर, उसे ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। और ये दोनों ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब्स एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे यूट्रस कहा जाता है और यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में खुलता है। The sperms enter through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they may encounter the egg. The fertilized egg or zygote start dividing and form a ball of cells or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय स्पर्म्स वेजाइनल पैसेज के थ्रू एंटर करता है। स्पर्म्स ऊपर की तरफ मूव करता है और ओविडक्ट में जाता है जहां स्पर्म एग को एनकाउंटर कर सकता है। उसके बाद एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है जिससे जायगोट बनता है। फिर जायगोट का डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जो सेल का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। अब इन लाइंस को भी डायग्राम में देखते हैं। यहाँ जो आपको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो प्रीवियस क्लास में आप लोग को समझाए थे कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्पर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वेजाइनल पैसेज से पास होते हुए ओविडक्ट तक पहुंच जाता है और ओविडक्ट में जाकर के वो किसी एक एग को एनकाउंटर कर सकता है और उसके बाद एग और स्पर्म फ्यूज हो जाता है और फ्यूज होने के बाद जायगोट बनाता है। फिर जायगोट का डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता रहता है जिससे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं और वो एम्ब्रियो फिर यूट्रस में इम्प्लांटेड हो जाता है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to the undertaken the development of the child. Hence, the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining
thickens and is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मदर का बॉडी जो होता है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए डिजाइन होता है, इसलिए यूट्रस में ही न्यू बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस समय यूट्रस की लाइनिंग यानी कि यूट्रस के अंदर वाली वॉल मोटी हो जाती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो के ब्लड के डिमांड को फुलफिल करती है। इसको भी डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। यहाँ इस स्पेस में एम्ब्रियो आता है और यूट्रस का जो ये रेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को लाइनिंग ऑफ यूट्रस कहा जाता है। ये मोटी हो जाती है और एम्ब्रियो को ब्लड सप्लाई करती है। The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. This is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo side of the tissue. On the mother's side are blood spaces which surrounded the villi. This provides a large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. एक स्पेशल टिश्यू के हेल्प से एम्ब्रियो को मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है और उस स्पेशल टिश्यू को प्लेसेंटा कहा जाता है। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूटेराइन वॉल में चिपका रहता है, जिसे लेमन लैंग्वेज में नाल कहा जाता है। एम्ब्रियो के साइड में इस प्लेसेंटा में विलाई होता है। विलाई आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में। विलाई का काम होता है सरफेस एरिया का बढ़ाना। साथ ही उसी प्लेसेंटा में मदर के साइड में ब्लड के लिए स्पेस रहता है जो विलाई को घेरे रहता है। इन लाइंस को मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ। इस डायग्राम में जो रेड स्ट्रक्चर है इसे मैं यूटेरिन के वॉल को दिखाना चाहती हूँ और यूटेरिन के वॉल से ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर चिपका हुआ है वो डिस्क है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। और इसी प्लेसेंटा के बारे में बताया जा रहा है कि इस प्लेसेंटा में एम्ब्रियो के साइड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे विलाई कहते हैं और मदर के साइड में ब्लड के लिए स्पेसेस होता है और ये ब्लड का स्पेसेस जो है विलाई को भी घेरे रखता है। और प्लेसेंटा में विलाई होने की वजह से प्लेसेंटा का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जैसा कि मैं पहले बताई हूँ या अब पढ़ चुके हैं कि विलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इसलिए प्लेसेंटा में होने वाले विलाई एम्ब्रियो को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे मदर का ग्लूकोज और ऑक्सीजन ले पाए। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. डेवलपिंग एम्ब्रियो में वेस्ट मटेरियल्स भी बनता है जो प्लेसेंटा के ही थ्रू मदर के ब्लड में चला जाता है और फिर जब ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है तो एम्ब्रियो के भी मटेरियल्स का प्यूरिफिकेशन होता है। ये लाइंस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स का डाउट होता है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता दी हूँ। Now the development of child inside the mother's baby take approximately 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of muscles in the uterus. मदर के बॉडी में डेवलपिंग बेबी को लगभग 9 मंथ्स डेवलप होने में लग जाता है और बच्चे का जन्म यूट्रस के रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन से होता है, यानी कि जब यूट्रस सिकुड़ता है तो बच्चे का जन्म होता है। इसे भी हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये यूट्रस है और इस यूट्रस में ही बेबी रहता है और जब इस यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बेबी बॉर्न होता है। That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।